हम सबने बचपन में राजा, रानी और परियों की कहानियां तो मतलब खूब सुनी है। हाँ बिल्कुल। और स्कूल में सम्राटों और लड़ाइयों के बारे में भी पढ़ा है। हाँ। पर कभी ये सोचा है कि ये दोनों अतीत को देखने के दो अलग अलग नक्शे हैं? क्या खूब कहा आपने, दो अलग अलग नक्शे। एक नक्शा है लोक कथा का, जो भावनाओं और कल्पना से बना है। दूसरा है इतिहास का, जो सबूतों और तथ्यों की स्याही से तैयार किया गया है। सवाल यह है कि क्या ये दोनों नक्शे हमें एक ही मंजिल तक ले जाते हैं या ये हमें दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की सैर कराते हैं? और यही सवाल, यही आज की हमारी पूरी बातचीत का दिल है। और इसका सीधा सा जवाब है कि हमें दो बहुत अलग दुनियाओं में ले जाते हैं। अच्छा। लेकिन जो बात इसे दिलचस्प बनाती है वो ये है कि एक मुकम्मल तस्वीर के लिए हमें दोनों ही दुनियाओं की जरूरत पड़ती है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि ये दोनों नक्शे बनते कैसे हैं, इन्हें पढ़ा कैसे जाता है और ये हमारी पहचान बनाने में क्या भूमिका निभाते हैं। बहुत दिलचस्प। तो चलिए सफर की शुरुआत पहले नक्शे से करते हैं। लोक कथा की दुनिया। जब मैं लोक कथा शब्द सुनता हूं तो मेरे दिमाग में वो गांव के चौपाल पर आग के किनारे बैठे बड़े बुजुर्गों की तस्वीर आती है जो कहानियां सुना रहे हैं। क्या मैं सही दिशा में सोच रहा हूं? आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। लोक कथा की आत्मा ही उस आग और उस चौपाल में बसती है। इसका आधार है मौखिक परंपरा। मौखिक परंपरा? हाँ, यानी वो ज्ञान जो लिखा नहीं गया बल्कि एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को जुबानी तौर पर सौंपा। अच्छा। ये वो कहानियां हैं जो हमारी दादी नानी से हमारी माँ तक और फिर हम तक पहुंची। और इस सफर में हर सुनाने वाले ने इसमें थोड़ा सा अपना रंग जरूर घोला है। मतलब ये कि कहानी का ढांचा तो वही रहता है, पर हर बार उसे सुनाने का अंदाज थोड़ा बदल जाता है। बिल्कुल। और इसी वजह से लोक कथाओं में कल्पना और चमत्कार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। जैसे किसी कहानी में नायक अचानक उड़ने लगता है या किसी जानवर से बात करने लगता है, कोई देवी या देवता जंगल में आकर रास्ता दिखा जाते हैं। ये सब लोक कथा का हिस्सा है। इसका मकसद ये बताना नहीं होता कि 100 साल पहले ठीक क्या हुआ था। तो फिर मकसद क्या होता है? अगर ये सच बताने के लिए नहीं है तो फिर ये कहानियां इतनी जरूरी क्यों हैं कि पीढ़ियों तक जिंदा रहती हैं? क्योंकि उनका सच सांस्कृतिक होता है, ऐतिहासिक नहीं। ये सबसे बड़ा आइडिया है। सांस्कृतिक सच? हाँ, लोक कथाएं हमें किसी समाज के मूल्य सिखाती हैं। वो बताती हैं कि उस समाज के लिए हीरो कौन है, विलेन कौन है, साहस का मतलब क्या है और धर्म क्या है। उनका काम है मनोरंजन करना और नैतिक शिक्षा देना। अच्छा। वो हमें ये नहीं बताती कि क्या हुआ था, बल्कि ये सिखाती हैं कि हमें कैसा होना चाहिए या हमारे पुरखे किन बातों को सबसे ऊपर रखते थे। वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें लोक कथाओं को सच या झूठ के तराजू पर तौलना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। उनका मकसद ही कुछ और है। वो एक समाज का भावनात्मक आईना है। एकदम सही शब्द। लेकिन अगर किसी को ये जानना हो कि असल में क्या हुआ था, तो फिर उसे कहाँ देखना होगा? मुझे लगता है यहीं पर इतिहास की एंट्री होती है। एकदम सही। जब सवाल असल में क्या हुआ था का आता है तो हम लोक कथा का नक्शा बंद करके इतिहास का नक्शा खोलते हैं। और ये नक्शा ये बिल्कुल अलग नियमों से बनता है। इसकी बुनियाद कल्पना या भावना नहीं बल्कि ठोस सबूत होते हैं। सबूत जैसे? सोचिए कि एक इतिहासकार किसी जासूस की तरह काम करता है। अच्छा। और ये सबूत उसके सुराग होते हैं। कहीं जमीन के नीचे दबे किसी पुराने शहर के बर्तन और औजार मिल गए, ये पुरातात्विक सबूत है। ठीक है। कहीं किसी पत्थर पर राजा का कोई फरमान खुदा हुआ मिल गया, ये शिलालेख है। या फिर सरकारी दफ्तरों में रखे पुराने दस्तावेज, चिट्ठियां, ये सब वो सुराग हैं जिन्हें जोड़कर इतिहासकार अतीत की एक भरोसेमंद तस्वीर बनाता है। हर दावे के पीछे एक सबूत होना जरूरी है। यानी इतिहास में मनगढ़ंत बातों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ सब कुछ वेरीफाई किया जा सकता है, जांचा परखा जा सकता है। हाँ, इतिहास का अनुशासन बहुत सख्त है। अगर कोई इतिहासकार कल्पना का सहारा लेता है तो वो इतिहास नहीं, ऐतिहासिक उपन्यास लिख रहा होता है। अच्छा। लेकिन इसमें एक बहुत दिलचस्प पहलू भी है। इतिहास पत्थर की लकीर नहीं है, ये लगातार विकसित होता रहता है। एक मिनट, ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर इतिहास तथ्यों पर आधारित है तो वो बदल कैसे सकता है? तथ्य तो तथ्य होते हैं। सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, मूल घटना नहीं बदलती। जैसे 1857 का विद्रोह हुआ, ये एक तथ्य है, ये कभी नहीं बदलेगा। सही बात है। लेकिन हमें उस विद्रोह को लेकर नए सबूत मिल सकते हैं। मान लीजिए किसी सैनिक की एक डायरी मिल जाए जो अब तक किसी ने नहीं पढ़ी थी। अच्छा।
उस डायरी से हमें विद्रोह के कारणों या उसके फैलाव के बारे में कोई नई जानकारी मिल सकती है। तो घटना वही रहेगी, लेकिन उसे समझने और उसकी व्याख्या करने का हमारा नजरिया बदल जाएगा। मैं समझा। मतलब इतिहास नए सबूतों की रोशनी में खुद को लगातार बेहतर बनाता है। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। तो अगर हम दोनों की बुनियाद देखें, एक की बुनियाद है याददाश्त और भावना और दूसरे की सबूत और तर्क, तो जाहिर है कि उनकी सच्चाई का दावा भी अलग अलग होगा। बिल्कुल। और यहीं से इन दोनों के बीच के सारे अंतर निकलते हैं। जैसे कि पहला और सबसे बड़ा अंतर तो स्रोत का ही हो गया, मौखिक बनाम लिखित प्रमाण। हाँ, और इसी से दूसरा अंतर निकलता है सत्यता का। लोक कथा कल्पना को गले लगाती है, जबकि इतिहास कल्पना से परहेज करता है। सही। तीसरा अंतर है उद्देश्य का। लोक कथा का उद्देश्य है सांस्कृतिक मूल्यों को जिंदा रखना, मनोरंजन करना। वो समाज को एक भावनात्मक धागे में पिरोती है। और इतिहास का उद्देश्य है अतीत की घटनाओं से सीखना, ताकि हम भविष्य में बेहतर फैसले ले सकें। और उनके रूप में भी फर्क होगा। एक कहानी जैसा है जिसमें हीरो, विलन और ड्रामा है। दूसरा एक रिसर्च पेपर जैसा जिसमें तारीखें, विश्लेषण, ये सब होता है। एकदम। लोक कथा का अंदाज नाटकीय है, इतिहास का अंदाज विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल है। और आखिरी बड़ा अंतर है बदलाव के लिए। अच्छा, वो क्या? लोक कथा हर सुनाने वाले के साथ थोड़ी बहुत बदल सकती है, ये उसकी प्रकृति है। हाँ, ये तो हमने बात की थी। लेकिन इतिहास में बदलाव सिर्फ नए और ठोस सबूत मिलने पर ही हो सकता है। कोई इतिहासकार अपनी मर्जी से कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए उसे नहीं बदल सकता। ये अंतर तो अब बिल्कुल साफ हो गए हैं। चलिए अब इसे कुछ ठोस उदाहरणों से समझते हैं, क्योंकि वहीं पर बात और मजेदार हो जाती है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास उरांव समुदाय की एक लोक कथा का जिक्र है, वो क्या है? हाँ, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। उरांव समुदाय में एक कहानी बहुत प्रचलित है कि उनके पूर्वज कभी रुईदास पटना नाम के एक विशाल किले में रहते थे। रुईदास पटना? हाँ, और किसी वजह से उन्हें वो किला छोड़कर भागना पड़ा और वे छोटा नागपुर के इलाके में आए, जहां मुंडा समुदाय ने उन्हें शरण दी। अब इस रुईदास पटना किले का कोई ठोस पुरातात्विक या ऐतिहासिक सबूत आज तक नहीं मिला है। अच्छा, तो फिर ये कहानी इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये उनकी पहचान की बुनियाद है। ये कहानी उन्हें बताती है कि हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं। ये उनके लिए एक भावनात्मक और सांस्कृतिक सच है जो उन्हें आपस में जोड़ता है। तो मतलब इसकी ताकत ऐतिहासिक होने में नहीं, बल्कि समुदाय के सामूहिक स्मृति का हिस्सा होने में है। ये उनकी जड़ों की कहानी है। मैं समझ गया, ये भावना का सच है। बिल्कुल। अब इसकी तुलना किसी ऐतिहासिक घटना से करते हैं, जैसे 1855-56 का संथाल विद्रोह या बिरसा मुंडा का उलगुलान आंदोलन। ये भी तो आदिवासियों के ही संघर्ष की कहानियां हैं, पर ये लोक कथा क्यों नहीं है? इसलिए नहीं क्योंकि इनके पीछे ठोस जमीनी कारण थे और उनके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। सबूत? हाँ, संथाल विद्रोह क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजों की जमींदारी नीतियां, साहूकारों का शोषण, ये सब आदिवासियों की जिंदगी को तबाह कर रहा था। उनके जल, जंगल और जमीन पर उनके अधिकार छीने जा रहे थे। ये सब बातें हवा में नहीं है। मतलब हमारे पास उस दौर के ब्रिटिश सरकारी रिकॉर्ड हैं, पुलिस की रिपोर्टें हैं, अदालती कार्रवाई के कागजात हैं। मतलब हम इन घटनाओं को सबूतों के जरिए साबित कर सकते हैं। हाँ, हम बता सकते हैं कि विद्रोह कब शुरू हुआ, कौन नेता थे, उनकी मांगें क्या थीं और सरकार ने उसे कैसे दबाया। बिरसा मुंडा के आंदोलन के साथ भी यही बात है। ये जमीन, पहचान और स्वायत्ता की एक वास्तविक लड़ाई थी जो एक खास समय और एक खास जगह पर लड़ी गई। यहाँ भावना के साथ साथ तथ्य भी हैं और यही चीज इसे इतिहास बनाती है। तो एक तरफ उरांव कहानी है जो समुदाय को अपनी जड़ों से जोड़ती है, और दूसरी तरफ संथाल विद्रोह का इतिहास है जो हमें उस दौर के सामाजिक आर्थिक हालात के बारे में सिखाता है। ये वाकई दो अलग अलग नक्शे हैं। पर यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। क्या ये बंटवारा हमेशा इतना साफ होता है? कई बार ऐसा नहीं होता कि कोई ऐतिहासिक व्यक्ति धीरे धीरे लोक कथा का हिस्सा बन जाता है? जैसे महाराणा प्रताप या शिवाजी महाराज को ले लीजिए। उनका इतिहास तो है, हमारे पास उनके बारे में रिकॉर्ड्स हैं। बिल्कुल हैं। लेकिन उनसे जुड़ी इतनी कहानियां हैं जो चमत्कार जैसी लगती हैं, जैसे चेतक घोड़े की कहानी या शिवाजी का अफजल खान को मारने का किस्सा। क्या ये इतिहास और लोक कथा के बीच की धुंधली लकीर नहीं है? आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली है। यही वो जगह है जहां ये दोनों दुनियाएं आपस में टकराती हैं और मिल जाती हैं। अच्छा। होता यह है कि जब कोई ऐतिहासिक नायक किसी समाज के लिए बहुत बड़ा प्रतीक बन जाता है,
तो लोग उससे जुड़ी कहानियों में अपनी भावनाएं, अपनी उम्मीदें और अपने मूल्य जोड़ना शुरू कर देते हैं। इतिहास का व्यक्ति लोक कथा का पात्र बन जाता है। तो जो कहानी हम शिवाजी या राणा प्रताप के बारे में सुनते हैं, उसमें कितना इतिहास है और कितनी लोक कथा, ये कहना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल। और इतिहासकार का काम यही है कि वो इन परतों को अलग अलग करे। कैसे? वो सबूतों के आधार पर बताएगा कि क्या हुआ था। जैसे शिवाजी ने अफजल खान को मारा, ये ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन उन्होंने ये कैसे किया, उस घटना का जो नाटकीय वर्णन हमें कहानियों में मिलता है, जिसमें अतिशयोक्ति और चमत्कार भी शामिल हो जाते हैं, वो लोक कथा का हिस्सा है। तो वो लोक कथा क्या करती है? ये लोक कथा उस नायक को और महान बनाने का काम करती है, उसे एक सुपर हीरो जैसा दर्जा देती है। ये इतिहास को पूरक करती है, उसे खत्म नहीं करती। ये कमाल की बात है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक सही और दूसरा गलत। नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों का अपना अपना काम है। बिल्कुल। हमें ये समझने की जरूरत है कि लोक कथा और इतिहास दुश्मन नहीं है, बल्कि अतीत को समझने के दो अलग अलग औजार हैं। अगर आपको किसी समाज के दिल को समझना है, उसकी आत्मा को छूना है, तो उसकी लोक कथाएं सुनिए। और अगर उसके दिमाग को समझना है, उसकी राजनीति और अर्थव्यवस्था को, तो उसका इतिहास पढ़िए। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो हम कह सकते हैं कि लोक कथा और इतिहास दोनों ही हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। हाँ। एक हमारी जड़ों को, हमारी भावनाओं से जोड़ता है, तो दूसरा हमारी समझ को तथ्यों से। लोक कथा हमारी कल्पना को पंख देती है और इतिहास हमारे पैरों को जमीन पर रखता है। बहुत खूबसूरती से कहा आपने। हमें उड़ने के लिए पंख भी चाहिए और उतरने के लिए जमीन भी। सही बात है। कहानियों की भी जरूरत है और तथ्यों की भी। दोनों मिलकर ही हमारे अतीत की एक पूरी और मानवीय तस्वीर बनाते हैं। एक हमें प्रेरणा देता है और दूसरा हमें सबक। इस चर्चा को समाप्त करते हुए सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। हमने देखा कि इतिहास और लोक कथा कैसे हमारी पहचान बनाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि जब हम अपनी या अपने देश की पहचान करते हैं तो हमारा झुकाव किस तरफ ज्यादा होता है। क्या हम इतिहास के साबित किए जा सकने वाले तथ्यों पर ज्यादा भरोसा करते हैं या लोक कथाओं की प्रेरणा देने वाली कहानियों पर? और क्या एक को दूसरे पर चुनना मुमकिन भी है या जरूरी है? हमारी पहचान के ताने बाने में तथ्य और कहानी के धागों को कैसे बुना जाना चाहिए?